हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पीआरटी के लिए ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है। मतलब मरुस्थलीकरण के कारण कौन सा परिवर्तन हो सकता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय तापमान में कमी, मिट्टी की पानी की होल्डिंग क्षमता में वृद्धि, बाढ़ की बड़ी संभावनाएं, उपजाऊ भूमि का एक रेगिस्तान में रूपांतरण। अब मरुस्थलीकरण का कारण पूछ रहा है इसमें, तो मरुस्थलीकरण वायुमंडलीय तापमान में कमी तो होगी नहीं, मिट्टी की पानी की होल्डिंग क्षमता में वृद्धि भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है मतलब पेड़ पौधे ही नहीं है, तो मिट्टी की पानी की होल्डिंग क्षमता में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपजाऊ भूमि का एक रेगिस्तान में रूपांतरण होना। अब अगला क्वेश्चन, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित के कारण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की जैविक प्रक्रिया द्वारा, मृदा में पाए जाने वाले कार्बन स्थिरीकरण कारक जैविक प्रक्रिया द्वारा, नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग के द्वारा, या उन पौधों के द्वारा जिन्हें खेत में अनाज फसलों के लिए उपयोग में लाते हैं। अब देखो, मृदा में एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो जैसे हमारी चना की खेती है इसकी जड़ों में रहता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके पौधों में अपने आप जैसे यूरिया जैसे काम करती है वैसा काम कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की जैविक प्रक्रिया द्वारा। और जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम जीवाणु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वनस्पति रहित वर्षा होती है तो क्या होता है। वनस्पति रहित मतलब जिस मृदा पर वनस्पति न हो वहाँ पे वर्षा होती है तो क्या होता है। वर्षा का जल मृदा के भीतर भली भांति रिस जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है। वर्षा का जल मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। वर्षा का जल मृदा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। वनस्पति नहीं है तो वर्षा का जल मृदा की सतह को हानि पहुंचाएगा। जैसे चंबल के बाढ़ हैं, वहाँ पे क्या है, मतलब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो अवनाली का अपर्दन हो जाता है, मिट्टी वहाँ की अपर्दन के द्वारा दूसरी जगह चली जाती है। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वर्षा का जल मृदा की सतह को हानि पहुंचाता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब जो परंपरागत तरीकों से हटकर है, जैसे आजकल लकड़ी, सूर्य, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब स्रोत हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सब जीवाश्म ईंधन में आता है। अब ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या पीड़कनाशी। अब ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण ओजोन परत है वो घट रही है लगातार। ओजोन परत से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोटोकॉल हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में आयोजित हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल गई। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब है 136 का क्वेश्चन, अलवणीय जलीय पौधों तथा जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास क्या होती है। अब सबसे पहले तो हमें पीएच का पता होना चाहिए। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, 0 से 14। 7 पीएच होती है वो उदासीन होती है, 7 से कम अम्लीय और 7 से 14 के बीच है क्षारीय। अब किसी भी जलीय पौधा हो या जंतु हो, मतलब कोई भी वायुमंडल में पाई जाने वाली वस्तु हो, उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त परास है वो उदासीन होती है। तो हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय, इसमें पहला ऑप्शन 6.5 से 7.5 राइट हो जाएगा। होता है अगला, कंचनजंगा जीवमंडल भंडार कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा त्रिपुरा, मेघालय, असम। कंचनजंगा जीवमंडल भंडार है वो सिक्किम में स्थित है। अगला, जनगणना 2011 का नारा था, हम एक जनगणना मिलियन भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना मिलियन भविष्य, एक जनगणना एक भविष्य। तो जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 139 का क्वेश्चन, 12 नवंबर किसके रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, विश्व पक्षी दिवस। तो 12 नवंबर है वो विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पक्षी दिवस के बारे में हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। पक्षी दिवस जो हमारे भारत के प्रसिद्ध
पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं। अब थोड़ी और, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया था, और ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब अक्टूबर को पहला मंडे आएगा वो विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, और 2020 की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, और 2020 का जो विश्व वन्य जीव दिवस था उसकी थीम सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ थी। अब आता है 140 का, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दुनिया की कम हुई मत्स्य पालन बहाल करना, ओजोन रिक्ति का घटाना, CO2 उत्सर्जन घटाना, ये सब। अब इसमें सबसे पहले तो हम क्योटो प्रोटोकॉल है क्या ये जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में हुआ था जापान में, और ये ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित एक प्रोटोकॉल था जिसको COP3 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ग्रीन हाउस गैसों में मतलब 6 गैसें हैं मुख्य। CO2 उत्सर्जन घटाना, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और इसके अलावा जो गैसें हैं जैसे ये जलवाष्प हो गई, मेथेन हो गई, ये सब इसमें आते हैं ग्रीन हाउस गैसों में। होता है अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला प्रयोग और मनोरंजन उद्योग में जानवरों के उपयोग के खिलाफ कौन सा संगठन काम करता है? जानवरों के उद्योग के खिलाफ काम करता है पेटा। पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अब आता है अगला क्वेश्चन, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, तेजी से और अधिक समावेशी विकास करना, न्याय और इक्विटी के साथ विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछी है इसमें, तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, तेजी से और अधिक समावेशी विकास करना। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र या उद्देश्य था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग में एक दीर्घ योजना बनाई जाती है 15 वर्ष की, जिसको 3 वर्ष के भागों में बांटा जाता है। फिर अब आता है अगला क्वेश्चन, सिटीज़ का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजर्ड स्पीसीज, मतलब लुप्त प्राय प्रजातियों के संबंधित ये कोई कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल, उसके बारे में है। सिटीज़ की फुल फॉर्म क्या है ये आ सकता है आगे भी, तो इसका याद रख लेना आप, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजर्ड स्पीसीज। मानव विकास सूचकांक क्या था? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, अभिजीत बनर्जी और खुर्शीद अहमद, अविनाश दीक्षित और सरताज अजीज, जगदीश भगवती और जावेद बुर्की। अब सबसे पहले तो मानव विकास सूचकांक होता क्या है ये जान लो। मानव विकास सूचकांक की स्थापना पाकिस्तान के निवासी महबूब उल हक ने की थी, और इसमें 3 सूचकांक लिए जाते हैं। एक तो है शिक्षा और साक्षरता, दूसरा है स्वास्थ्य और औसत आयु प्रत्याशा, तीसरा है जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल किया जाता है। और इन सब सूचकांकों को शामिल करके एक मतलब तीनों का औसत या निकाल कर एक सूचकांक बनाया जाता है, जिसके आधार पर लगभग 190 या 91 देशों को एक मतलब लिस्ट में बनाया जाता है, जिसमें भारत का नंबर 130वें नंबर पर है वर्तमान में, और इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नीची जाति के नेता घासीदास द्वारा स्थापित मध्य भारत में किस आंदोलन ने चमड़े का काम करने के लिए अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए काम किया था? समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सतनामी समाज। अब इसमें पूछा गया है कि नीची जाति के नेता था घासीदास द्वारा स्थापित मध्य भारत में किस आंदोलन ने चमड़े का काम करने वालों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए काम किया था? तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सतनामी। अब इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि आर्य समाज क्या है। आर्य समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना 1973 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? घाटी में, मैदान में, पठार में और पर्वत में। तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, पठार में। आता है अगला,
लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। और दूसरा कथन है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। अब इसमें पहला कथन है वो गलत है। क्या गलती है इसमें? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष नहीं, भारत में प्रत्यक्ष होता है, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है और ये प्रतिनिधि पूरे देश में कानून का निर्माण और नियम दोनों बनाते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष होना चाहिए था। तो ये पहला कथन है वो गलत है। और दूसरा कथन है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जाती हैं, ये बात सही है। हर 5 वर्ष में जैसे भारत में चुनाव होते हैं तो सरकारें वो नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो इसमें कथन ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को छांटना है, मतलब 3 कथन इसमें गलत दिए हुए हैं। पहला है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब पहला है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव। ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम सभा की स्थापना 1999 में जयपुर में की गई थी और ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र नज़ारा ग्राम सभा में होते हैं, जिसमें गांव के सभी मतदाता, कोई भी मतलब नियम है गांव के अंदर, वो सभी मतदाता इकट्ठे होकर बनाते हैं। तो यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र सिर्फ ग्राम सभा में पाया जाता है। फिर आता है नंबर 2, मतलब ये सचिव का चुनाव नहीं किया जाता, सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता, ये इसमें सिर्फ मतदाता होते हैं। नंबर 2 है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का तीसरा स्तर है। पहला स्तर तो सरपंच वाला हो गया, मतलब ग्राम पंचायत, और दूसरा स्तर हो गया इसमें जिला पंचायत समिति, जिसका प्रमुख होता है प्रधान, और तीसरा हो गया जिला परिषद। तो ये कथन भी गलत है, जिला परिषद तीसरा स्तर होता है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, ये कथन भी गलत है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इसमें अपने आप चौथा कथन है वो सही हो जाएगा। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। हाँ, तो पंचायती राज है वो एक राज्य सूची का विषय है, तो इसमें प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से अपना कानून बना सकता है। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शेल पाए जाते हैं? रेगिस्तान, डेल्टा, हिमनद, हिमोड और समुद्री गुफा। तो छत्रक शेल है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चलो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।